मेरे साथ पहले तो ये सुनो जो मेरे पास डाउट आया है। ऑक्सीजन, सल्फर, बस बस पन्ने पलटने बंद करो। हमने क्या चीज पढ़ी? हमने पढ़ा ऑक्सीजन और सल्फर में कुछ एक्सेप्शन है, कुछ स्पेशल है। और ऐसा आपके पास अब अक्सर चीजें आएंगी, आप हमसे बात करेंगे, हम ये बुक आपके सामने रख देंगे, डाटा देखो, फैक्ट देखो और जुगाड़ ढूंढो, रीजन ढूंढो। यही कर रहे हैं हम इतने दिन से। ऑक्सीजन और सल्फर में आपने वैल्यू ना भी देती तो भी अब तो इतना तो आप सबको आ गया, आप ये तो दे पाते हो मेरे को। लेकिन प्रॉब्लम कम्स जब यहां आ जाता है। हम क्या सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन और उसके बाद क्या आना चाहिए? सेल्यूरियम। लेकिन यहां तो कहानी कुछ अलग ही हो गई ना। देखो क्या कहानी हुई, अब लगवाओ मेरे से। सबसे ज्यादा सल्फर की है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को। लेकिन उसके बाद अगर पूरे ग्रुप की बात करूं, ऑक्सीजन तो शायद सबसे नीचे पहुंच गया। चेक कर लो, सबसे कम रिलीज्ड ऑक्सीजन में है। ये पहली बार देख रहे हो आप पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसा? ठीक है। अब बताओ इसके बाद कौन सा? सेल्यूरियम। फिर ध्यान से देख के, जल्दी ना करना। टेल्यूरियम। फिर जब तक तो मैं सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन की बात कर रही थी, स्कूल लेवल सब्जेक्टिव टेस्ट, तब तक तो तुम लोग सही थे। जैसे ही पूरे ग्रुप की बात आ गई, क्लास 12th का ये वाला चैप्टर, या कह लो आपका जेई नीट के में, तो अभी करेंगे हम, क्योंकि डीपीपी में डाला है क्वेश्चन मैंने, अब डीपीपी में डाला है, डाउट आया है तो डिस्कस हो गया। तो जब भी आप लोगों के डाउट्स में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग हमें मिलता है, हम पूरी कोशिश करते हैं क्लास के साथ बात करें इंटरेस्टिंग, या क्लास में खुल के जो डिस्कस नहीं हो रखी चीज वो मैं हमेशा करूंगी। मुझे बताइए, क्लियर हो गया सबको? अब इसकी कोई रीजन पूछे तो वो रीजन पूछने वाला थोड़ा सा इमेच्योर होगा जो पूछे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हर फैक्ट का रीजन नहीं दे सकते। कोशिश करोगे रीजन भी मिल जाएगा आप लोगों को, लॉजिक नहीं है कि हर एक का रीजन ढूंढना शुरू कर दो। अब तो आपको पता चल ही गया कि फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। तो यही कह देंगे भाई इसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा था, 7वां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इतना रिपल्शन हुआ, इसकी एनर्जी तो बहुत कंज्यूम हो गई रिपल्शन को रोकने के लिए, इसको तो बेचारे को सबसे पीछे जाना पड़ा। यही करोगे? ठीक है। और ये मेरे पास किस चीज का ट्रेंड था? नेगेटिव में रिलीज्ड आयोनाइज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज का, या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, एक ही बात है। नोटेड दिस ट्रेंड? ये ट्रेंड नोट किए बिना याद रहेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। नोटेड? चलें आज की क्लास पे चलें। आज की क्लास छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर है, जरा जरा से, जो हम बहुत लाइट सोचते हैं, हम सीरियसली नहीं लेते और हमसे ही छूट जाता है पढ़ाना, कि इतना तो तुम खुद ही देख लोगे बुक से। सारे टॉपिक्स ये हैं, अगर शुरू का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोड़ दूं तो। उसके बाद मैं बिट्स एंड पीसेस में लाई हूं। अगर मेरी क्लास जल्दी खत्म होगी तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। अगर मेरी क्लास एक्सपेक्टेड से बहुत जल्दी खत्म हो गई, व्हाट शुड आई डू? छुट्टी तो मैं कर दूं, उसका तुम ये धूप और लू में सड़कों पे तो नहीं हांडोगे? फिजिक्स तो 5 बजे शुरू होनी है, क्या करोगे? कहीं ना कहीं दंगा ही मचाओगे? क्या क्या है, मुझे सलाह दो, क्या करूं? मेरी क्लास आज लंबी नहीं चलेगी और मुझे डॉक्टर ने गले को आराम करने को कहा है। बोलो। यहीं बैठ के डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, है ना? मैं इसीलिए नहीं लंबा पढ़ाऊंगी, मेरे पास पढ़ाने को कुछ है नहीं इस चैप्टर के खत्म होते ही। अगर मेरा गला ठीक होता तो मैं जो यूजली करती हूँ, जो मेरे गार्ड्स हैं, मैं अगले चैप्टर का इंट्रो शुरू कर देती हूँ। यूजली मेरा यही होता है कि अगर मेरे पास आधा घंटा बचा तो अगले चैप्टर का पहले टॉपिक का इंट्रो शुरू कर देती हूँ। आज मैं वो करने से बचना चाहूंगी। अगर मेरी क्लास जल्दी खत्म हुई, अव्वल तो आई विल ट्राई कि मैं एफिनिटी गेन एंथैल्पी में जो तुम लोगों के साइन का उल्ट पुल्ट हो गया है, मैं उसको दोबारा ले लूं। बट इफ बाय चांस आई मेक यू फ्री अर्ली, डोंट गो एंड स्टैंड डाउन स्टेयर्स, नीचे वाले हमारे को यहाँ से निकलवा देंगे। ठीक है? डोंट स्टे डाउन स्टेयर और हु हा हु करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी, अरे करते हो ना तुम लोग, कहीं भी आप जाओगे तो थोड़ा सा सिविलाइज्ड बिहेव करिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आज मुझे ये प्रॉपर्टी समझनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैसियस आइसोलेटेड एटम से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, जैसे पिछली चैप्टर में आपने देखा था, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अगला पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा था, ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल फॉर्म एक्चुअली बेसिस ऑफ नेक्स्ट न्यू चैप्टर। तो
अगले चैप्टर में इसका बहुत कुछ आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर ये ठीक से नहीं आया तो मेरे अगले चैप्टर में मेरे को काफी दिक्कत आने वाली है। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती थी तो मेरा ये चैप्टर बर्बाद था, सेम गोज फॉर दिस। अब ध्यान आपने क्या देना है, टेंडेंसी क्या लिखा है मैंने, कोई भी एटम अगर किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, ये बॉन्ड बनाने के बाद की कहानी है। और मेरा अगला चैप्टर है ही यही, बॉन्ड बनता क्यों है, कैसे बनता है। तो वो कहानी हम वहां बात करेंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आज बात करना मेरे लिए मजबूरी इस चैप्टर की कवरेज में है। जब कोई भी एटम बॉन्ड बना लेता है, ये बात उसके बाद की है। बॉन्ड बन चुका, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, दोनों के एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ये म्यूचुअल शेयरिंग से सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। हम अब तक क्या सोचते हैं कि दो चीजों में अगर बॉन्ड बना है तो कुछ ऐसे बना होगा, दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, अच्छे भाइयों की तरह। भाई भी वैसे तो अच्छे नहीं होते आजकल, इस मामले में बंटवारे में गड़बड़ हो जाती है बड़े छोटे की। दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को आइडियली बीच में रखा हुआ, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी शुड बी द थिंग। दोनों को एक एक देना है और दोनों को बराबर शेयर करना, बट ऐसा होता नहीं है। कोई एक ज्यादा टेंडेंसी रखता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ललचा के रखने की, खींच के रखने की। और इन रियलिटी में क्या देखती हूं, क्या देखा गया कि यहां पर फ्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा थी अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की। ये बाज नहीं आ सकता अपनी इस हरकत से। तो हम जो सोच रहे थे कि शेयर्ड पेयर आइडियली बीच में होगा, नहीं, शेयर्ड पेयर विल बी मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत छोटे, ये छोटे पार्शियल का मतलब इतना छोटा है जिसकी वैल्यू नहीं दी जा सकती, वेरी लेस। पार्शियल का मतलब है वेरी लेस, बहुत थोड़ा सा ही सही फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया, जस्ट टू इंडिकेट कि इलेक्ट्रॉन को इसने ज्यादा अपनी तरफ कर रखा है। जस्ट ये बताने के लिए कि अब आप ये मत सोचना दोनों इक्वली प्लेस्ड हैं, नो। फ्लोरीन इज अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर मैं इसकी फोटो लू ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड की और ऑर्बिटल की मैक्सिमम 95% प्रोबेबिलिटी वाले को इमेजिनरी बाउंड्री दूं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादातर चांस से पाए जाएंगे, उस हिसाब से इसका क्लाउड ऐसा आएगा। HF ऐसा दिखेगा अगर मैंने वो डॉट्स डॉट्स निकाले और इमेजिनरी बाउंड्री दी, ये है HF, यहाँ H है और यहाँ F है। देख सकते हो कितना कितना पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा तो फ्लोरीन ने खींच के रखा हुआ है। ऐसे ही आप जाओगे HCl में, वहां भी क्या देखा गया, क्लोरीन में टेंडेंसी ज्यादा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाऊं तो उतना नहीं बड़ा बनेगा क्लोरीन के पास, जित फ्लोरीन तो भाई मतलब इसका तो कोई लालच की लिमिट ही नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन वाले में ये क्लाउड थोड़ा छोटा बना और इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ऐसे ही HBr, ऐसे ही HI। तो इन सब में हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव, विच सिंपली इंडिकेट, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि इससे इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया, कैटायन नहीं बनाया, जस्ट थोड़ा सा किसी ने खिसका के अपने पास रख लिया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द बॉन्ड। तो इस टेंडेंसी, इस आदत को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन की इस आदत को क्या बोलूंगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, अब आप देखिए मैंने हेलोजेंस का ही एग्जांपल लिया। अगर ये दोनों एटम्स सेम होते तब क्या होगा, तब है बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे, ना मैं इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे सकती हूँ, ना मैं इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे सकती हूँ। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, खींचतान बराबर है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एग्जैक्टली बीच में होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब हम अगले चैप्टर में बनाएंगे वो ऐसा बनेगा। अगले चैप्टर में बॉन्ड ही पढ़ना है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैं ऐसा बनाऊंगी। अच्छा, आप रोजमर्रा की लाइफ में पोल, किस चीज को पोल कहते हो, अर्थ इज पोलर, अर्थ एक पोल है जिसका नॉर्थ पोल है, जिसका साउथ पोल है। मैग्नेट भी एक पोल है जिसका नॉर्थ साउथ पोल है। सेल, बैटरी भी एक पोल है जिसका एक पॉजिटिव पोल है, जिसका एक नेगेटिव पोल है। तो पोल का मतलब जिसके दो एंड फिक्स्ड हो, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। किसी भी चीज के अगर दो एंड फिक्स्ड होते हैं तो उसको हम जनरली क्या कह देते हैं, पोल। मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूं HF का बॉन्ड इज फॉर्मिंग अ पोल, चलेगा? ये भी पोल है, ये भी पोल है, ये नॉन पोल है।
तो पोल इज सच अ जेन्युइन कॉमन मैन वर्ड कि मैं वो यूज नहीं कर सकती यहाँ। पोल से लोग फिर पोल ही सोचेंगे, तो उसके लिए शब्द क्या ले आए? पोलर। पोल से बनता है ये बॉन्ड, पोलर। तो केमिस्ट्री में आज के बाद पोलराइज्ड, पोलर का मतलब है एक साइड सारा पॉजिटिव, एक साइड सारा नेगेटिव। आजकल पोलराइज्ड वर्ड इलेक्शन के दौरान तो बहुत ही इस्तेमाल होता है कि हमारी सोसाइटी पोलराइज्ड हो रखी है, एक रिलीजन एक साइड वोट करता है, एक रिलीजन एक साइड वोट करता है, तो इसको पोलराइजेशन ही कहते हैं, डिवाइड हो जाना प्रॉपर। तो ये पोलराइजेशन है। तो आज हम ये जरूर बात समझ रहे हैं कि अगले चैप्टर में मेरे को कोवेलेंट बॉन्ड पे 12-15 लेक्चर क्यों लगने हैं, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है अगले चैप्टर में, क्योंकि मेरे को पता चल रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा ही सही चार्ज का एलिमेंट तो आ गया, चार्ज का एलिमेंट आ गया तो हम कहेंगे तो आयनिक कैरेक्टर तो आना शुरू हो गया जी। जरा सा ही चार्ज आया, लेकिन चार्ज तो सिर्फ आयोनिक में आता है। तो आज की ही क्लास में हम ये करके हटेंगे कि क्या ये पूरी तरह कोवेलेंट है? नो, कोवेलेंट में भी कुछ इनका लेन देन शुरू हो गया आपस में। पहले तो उन्होंने शेयर किया, शेयर्ड पेयर को एक ने पूरा अपनी तरफ ले लिया, बात तो वही हुई, खींच तो लिया। इस बॉन्ड को अगर मैं आज के बाद बोलूं नॉन पोलर, क्या आप समझ पाएंगे ये मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर? अगले चैप्टर में बोल दूंगी ये बॉन्ड इज नॉन पोलर। एक और बॉन्ड बनाती हूं, मुझे बताइएगा कि क्या है वो, पोलर कि नॉन पोलर? दो सेम में आंख बंद करके नॉन पोलर। ओके, सोच समझ के देना जवाब। क्यों? दोनों सेम है, दोनों बीआर नहीं है, दोनों सीएल नहीं है। सेम का मतलब सेम, ट्विंस। यहां क्या दोनों सेम है? यार पढ़ के आए हो तुम लोग ना, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम है, ना इनका साइज सेम है, ना इनका न्यूक्लियर चार्ज सेम है, सो व्हाट इनकी वैलेंसी सेम है, तो ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कुछ भी तो सेम नहीं है। एक ग्रुप के मेंबर है एग्रीड, बट सेम तो नहीं है ना। दिस इज नॉट नॉन पोलर बॉन्ड। अगर इतने डिस्कशन में कुछ तुम्हें बिना साइंटिफिक वर्ड्स के कुछ तुम्हें हिट किया हो, तो मैं साइंटिफिक वर्ड का लोड नहीं डाल रही, मुझे बताओ कौन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा? क्यों? अगेन पूरे चैप्टर में एक ही बात करिए, इनवर्ट पुल। देखो बच्चों, खींचने के लिए तो एक ही चीज काम आ रही है, इनवर्ट पुल। क्लोरीन छोटा, ब्रोमीन बड़ा। क्लोरीन छोटा है तो उसका न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर की तरफ ज्यादा खींच पाएगा ना। मैं किसको पुल करने की बात कर रही हूं? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ज्यादा पुल कर पा रहा है। क्यों क्लोरीन ज्यादा पुल कर पा रहा है? उसका साइज छोटा है। ये है ब्रोमीन और ये है क्लोरीन, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक। ये देखिए, ये है उसका शेयर्ड पेयर का हिस्सा, थोड़ा छोटा बन गया, बट एनीवेज कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा नजदीक होगा? जिसका साइज छोटा, वो ज्यादा इनवर्ट पुल देगा, खींचेगा अपनी तरफ। बाय डिफॉल्ट हम लोगों से जो केमिस्ट्री कई कई सालों तक पढ़ा लेते हैं, हम लोगों से हमेशा पॉजिटिव पहले ही बनता है, क्योंकि ये रूल है, आप पॉजिटिव पहले ही लिखोगे। आपका वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। वाई इट इज नॉट OH2? क्योंकि पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है, ये एक कन्वेंशन थी इसीलिए, राइट। तो आप देखिए, मैं मेरे हाथों से चला भी यही है कि पॉजिटिव ही पहले लिखा जाता है, क्योंकि हैबिट पड़ चुकी है। तो अब आज के बाद पोलर और नॉन पोलर ढूंढ पाएंगे, मेरे को नेक्स्ट चैप्टर में चाहिए होगा, ये इससे ज्यादा इस चैप्टर में नहीं चाहिए, बट तुम लोगों को ये पता चल जाना चाहिए किस बॉन्ड को तुम पोलर बॉन्ड बोलोगे, किस बॉन्ड को तुम नॉन पोलर बॉन्ड बोलोगे। ये मैंने क्या बना रखा है, मीथेन। शेप थोड़ी अलग है, अगला चैप्टर बता देगा ये, लेकिन मीथेन है CH4। चलो चलो चलो, ये क्या बना रखा है? सॉरी, मीथेन है। मुझे बताइए कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए? पोलर, राइट। दो डिफरेंट है भाई, भी तो मैं यही बता रही हूं, तुम्हें भी तो आंख बंद करके मानना पड़ेगा। ये भी पोलर, ये भी पोलर। कौन सा ज्यादा पोलर? CF। F नहीं बोलोगे, अब बॉन्ड है, अगले चैप्टर का नाम ही बॉन्ड है। तो अगले चैप्टर में एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, चूज पिक मोस्ट पोलर बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल। तो मोस्ट पोलर बॉन्ड तो अब हम कहेंगे हमने पढ़ लिया, आ जाएगा मोस्ट पोलर बॉन्ड, पता लग जाएगा। पोलर का मतलब चार्ज सेपरेशन है, बस और कुछ नहीं है। कर लेंगे इतना सब लोग?
तो पोलैरिटी वर्ड मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करके देना था, मैंने दिया। बाय द हेल्प ऑफ अ टर्म जो इस चैप्टर में शुरू की जाती है, पढ़ाई जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपके 10th के सिलेबस से चैप्टर ना काटा गया होता सीबीएसई से, तो 10th का सिलेबस है एक्चुअली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10th में पढ़ा के भेजते हैं, हमें नहीं पढ़ानी होती कभी। ये हम इस बार इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 10th में डिलीट करके आपको भेज दिया गया। क्लियर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको? चलिए, अब आ जाती है बात, थोड़ा ट्रेंड भी देख लें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड अगर मुझे देखना है, मेरे हिसाब से तो इसी स्लाइड में होना चाहिए था। यस, इट इज देयर। चेक। मैंने आपके लिए रैंडम लिख दिया। आप सबको बुकलेट मिली है पीरियोडिसिटी की, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पूरी वैल्यूज दी हैं। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, एक चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर नहीं, पूरी इनऑर्गेनिक में 11th 12th में काम आएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन साइंटिस्ट ने मेजर किया उनकी भी बात करेंगे अगले स्लाइड पे। पॉलिंग स्केल, उन्होंने आर्बिट्रेरली क्या किया। अब आप एक चीज समझिएगा कि हम ये एक चीज तो देख चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिव है, कह सकते हैं ये बात। यहां पर तो हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव। और यहां हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ रहा है? 0। एक ही हाइड्रोजन इधर पॉजिटिव लिए बैठा है और इधर 0 लिए बैठा है। यहां के हाइड्रोजन का पॉजिटिव ज्यादा होगा, यहां के का कम होगा। क्यों? यहां खींचने वाला बहुत ज्यादा खींच रहा है, तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव आया, इस पे कम पॉजिटिव आया, इस पे बहुत कम पॉजिटिव आया, इस पे बहुत ही नेग्लिजिबल। तो मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या करूं? यहां से पता चलता है ये तो कंपेरेटिव प्रॉपर्टी है। वही जो बचपन से आप लोग कहानियां सुनते आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ लूं, ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, क्या जवाब दोगे? एक जवाब चाहिए। छोटी है कि बड़ी? यार मेरा मेरा जोक है, बस मेरा मन करता है करने को, मुझे पता है बच्चों को आता है। भाई आप कहते हो ये लाइन छोटी है, तो मैं कहूंगी बेवकूफ, ये लाइन तो बड़ी है। और आप कहोगे अच्छा अच्छा ये लाइन बड़ी है, डबल बेवकूफ, ये लाइन तो छोटी है। सो इट इज जस्ट अ कंपेरेटिव थिंग। आई नो आई चोज अ वेरी बैड जोक, आई एग्री, यू कैन रोस्ट मी ऑन दैट, बट पॉइंट इज आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। किसी को छोटा या बड़ा आप ऐसे ही नहीं कह सकते जब तक उसके उसके लिए आपके पास कोई कंपैरिजन ना हो। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अब मैं क्या बताऊं। ये है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सामने तुम इसी का जुड़वा भाई रख दोगे, हाइड्रोजन तो 0 होगी, एंड सो ऑन। आप समझ ही रहे हैं इसका मतलब। आर्बिट्रेरली किसी को तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि हर एक को इसके सामने रख दिया, मेरे को एक साइड तो फिक्स करनी पड़ेगी। मैंने वो फिक्स करने के लिए पीरियोडिक टेबल में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइजेस आफ्टर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन को तो हम अभी मानते हैं वो तो काफी दिन ईमान बदलता है, उसकी लोकेशन ही आज तक फिक्स नहीं हो पाई पीरियोडिक टेबल में, इसलिए हाइड्रोजन को मैं नहीं लेती। पॉलिंग साइंटिस्ट जिनका स्केल मोस्ट फेमसली चलता है, उन्होंने क्या किया, फ्लोरीन को आर्बिट्रेरली एक वैल्यू दे दी 4। क्योंकि जब आर्बिट्रेरली वैल्यू देनी है तो सिंपल देना 1 2 3 4, क्यों पॉइंट्स और 10 की पावर्स वाली दे। तो उन्होंने वैल्यू दे दी 4। फ्लोरीन के सामने तुमने अगर ऑक्सीजन लगाया, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ऑक्सीजन की वैल्यू उससे थोड़ी कम होगी। अब आप ये समझ लीजिए, फ्लोरीन के सामने मैंने ये सारे एटम्स पूरा पीरियोडिक टेबल बदल बदल के लगाया और हर एक की एक आर्बिट्रेरली वैल्यू, नॉट आर्बिट्रेरली, इसके कंपैरिजन में एक वैल्यू दे दी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैंने एटसेट्रा लिख दिया। आप इन वैल्यूज को नोट करिए, किस किस की वैल्यू आपकी कॉपी में होनी चाहिए। मैं लिख रही हूं, उसके नीचे ब्लैंक बना रही हूं, घर जाके उसकी वैल्यू आप लिखेंगे एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल को देख के, एनसीईआरटी के आखिरी पेज में वैल्यूज दी हैं उसको देख के, या मेरी बुकलेट में पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने पीरियोडिक टेबल ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दे दिया है, उसको देख के जिनकी मैं लिख रही हूं उनकी आपको हर हालत में वैल्यू आनी चाहिए। हाइड्रोजन की आप लिखेंगे, आप कार्बन की नीचे कवर कर ली नहीं, कार्बन की आपको पता होनी चाहिए, बोरोन की आपको पता होनी चाहिए, फास्फोरस आपको पता होनी चाहिए। इनकी जो मैंने लिखी हुई है इन सब की आपको पता होनी चाहिए। ये इंश्योर करके आइएगा, अगली मेरा टेस्ट मत दीजिएगा इसके बिना गलती से भी। ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बुकलेट जिनके पास है वो तो आज भी देख पाएंगे, बट जरूरत नहीं है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन।
और इलेक्ट्रॉन खींचना किस पे था? सिर्फ इनवर्ट पुल पे था। तो मुझे बताइए अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? आंख बंद करके नो एक्सेप्शन, तभी ये 10th का हिस्सा था। और डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। आप जब पीरियोडिक टेबल में वैल्यू देखेंगे कहीं एक आधा थोड़ा सा डिक्रीज इंक्रीज मिलेगा तो वो वही स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से मिलेगा। नीचे वालों में एफ पुअर स्क्रीन आ गई, इनवर्ट पुल अंदर ज्यादा चला गया, अंदर की तरफ ज्यादा खींच लिया, बस इक्का दुक्का जगह अगर मिला कोई। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। इसको नोट करिए, ये क्वेश्चन मार्क है, ये वैल्यू आप किए बिना चल नहीं पाओगे आगे, ये जरूर होनी चाहिए आपके पास। ऑन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रहेगा सबको, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मुझे पढ़ा दिया गया, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसका फायदा क्या है? पहली एप्लीकेशन आप देखना, पढ़ना, समझना कि मेरी जरूरत भी है उसके लिए, चेक। हाँ हाँ, मैं वही ढूंढ रही थी, मेरे को मिल जाए, बिल्कुल सही। बट उससे पहले ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो ये ट्रेंड आपको मिलेंगे क्लास 12th में। बट जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 11th में हो रही है, आपको पता होना चाहिए, आपको 12th में आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे। मैंने लिखा है आयरन पे 2+ चार्ज वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी रखता है, या आयरन पे 3+ चार्ज वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है? फैक्ट मैं आपको दे रही हूं, जुगाड़ आंसर क्यों? यस, कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट, डबल कैटायन और छोटा, ट्रिपल कैटायन और छोटा, क्योंकि इसका साइज कम है। अगर मैं कहूं यार साइज तो हर ताले की चाबी हो जाएगा ना, कुछ और? क्यों इनवर्ट पुल क्यों ज्यादा है? साइज की अगली सीढ़ी ना, साइज का रास्ता ही नहीं जाना। इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा जगह कह सकते हैं। और कुछ? गुनीश, पूरी बेंच, पनव, अनंत, क्यों? साइज को मैं कह दूं तुम्हारी डिक्शनरी से ही निकाल दिया तो? एनीवन एल्स? ज्यादा भाई, एटॉमिक नंबर तो सेम है दोनों का, आयरन है दोनों, पेरेंट एटम सेम है जी। साइज के सारे पर्यायवाची ले आओ उठा के तुम। सिनोनिम्स ऑफ साइज आर नॉट अलाउड। भाई जिसपे 3+ चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं देख रहे आप? +3 चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज मोर विद मोर डेस्पिरेशन एज कंपेयर टू +2 चार्ज। किसको अट्रैक्ट करना है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो जब भी चार्ज कैटायन का ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। $1,000,000 क्वेश्चन है ये इनऑर्गेनिक में, और 12th में आके कहती है किस चैप्टर में पढ़ते थे हम, पता नहीं, ये बेसिक साइंस है केमिस्ट्री की, ये जीके है केमिस्ट्री की, कुछ ही कह लो। कि जिसपे चार्ज ज्यादा है उसको भूख ज्यादा लगी है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, लिखिए इस बात को। चलिए नोट करते करते अब साथ साथ लिखिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या स्केल्स आए और कैसे मेजर किए गए? सिर्फ 2 ही स्केल हैं। देयर आर ओनली 2 स्केल्स, जिसमें फेमस और एक्सेप्टेबल ज्यादा है पॉलिंग्स। तो मैं पहले आपको मुलिकन और फिर पॉलिंग्स बताना चाहूंगी। एक आया मेरे पास मुलिकन स्केल, जो कहता है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फाइनल किस वजह से बनती है? वो बनती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू रखो, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू रखो, ऐड करो, और उसका मीन निकाल दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज निकाल दो। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होनी चाहिए, बहुत पुराने जमाने की बात है ये। इस तरह से ये सिंबल किसका है? ये कर्सिव एक्स कैपिटल, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने नीचे एम क्यों लिखा है? क्योंकि मैं मुलिकन स्केल की बात कर रही हूं। तो यहां पर मैंने मुलिकन स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ भी लिया तो फॉर्मूला इज दिस। कल को आपको परेशान करने के लिए 2 इधर ले आए तो चलेगा ना? इतनी मैथ्स आती है हम सबको। सो ये तो मोलिकन स्केल था, नॉट एक्सेप्टेड वाइडली, इसमें बहुत कमियां थी, बहुत गड़बड़े थी, तो हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके बाद आया एक बहुत फेमस स्केल, दैट इज पॉलिंग स्केल। मोलिकन स्केल नोटेड है सबके पास। फिर आता है आपके पास पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल क्या है? एक बार पेन छोड़ के समझ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है प्रेजेंटेशन का, आपको समझना आए तो।
एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है? अगर किन्हीं दो चीजों में बॉन्ड बना हुआ है जैसे कि ए और बी, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया पॉलिंग ने, क्योंकि पॉलिंग ने कहा ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। आप ऐसे रैंडमली वैल्यू दे कैसे सकते हो? आप जो मुलिकन के फॉर्मूले को तो उसने यूं ही चैलेंज कर दिया, अकेले की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कुछ नहीं। तो पॉलिंग ने कहा सिंस इट इज कंपैरेटिव, तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं जिसमें एक साइड हम फ्लोरीन फिक्स कर देंगे और दूसरी साइड निकाल के बात करते रहेंगे। जैसे भी किया, क्या इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं जाना, बट पॉलिंग टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पॉलिंग ने कहा हर एटम का निकालो विद वन एटम, कंपैरिजन या डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला एक रटा रटाया फॉर्मूला आपको चाहिए होगा, इसका ज्यादा यूसेज अगले चैप्टर में होगा। 0.1017 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। व्हाट इज दिस डेल्टा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, डेल्टा इज चेंज, ये एक बहुत ही बेसिक सा सिंबल है, आई नो, लेकिन यहां पॉलिंग स्केल में डेल्टा इज नॉट चेंज बाय चांस। डेल्टा क्या है अब समझते हैं। डेल्टा एक बहुत बड़ी इक्वेशन की वैल्यू को डेल्टा बोल दिया एक्स वाई जेड की बजाय, राइट? व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा को अलग से निकालना पड़ेगा, ये कोई टर्म नहीं है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। डेल्टा क्या है? ए और बी बॉन्ड की एनर्जी। किस एनर्जी से दोनों बॉन्डेड हैं, जिनके बीच, हाँ जी, नहीं चल रहे दोनों के? एक बार इस वाले को चेक कर, इसका टेम्परेचर। ज्योति मैम कहाँ है? रिमोट वो लेके गए हैं क्या? देखो जी। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, ए और बी क्या है? इनके बीच की बॉन्ड की एनर्जी। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ए बी बॉन्ड। ए इसका टेम्परेचर 25 ही किया हुआ है ना? एक बार ऑफ ऑन दोबारा करो इसको, 25 की जगह 26 करके देखो। अगेन, अगर ए अकेला होता तो बॉन्ड एनर्जी क्या, बी भी अकेले बॉन्डेड होते तो बॉन्ड एनर्जी क्या। ये बहुत अच्छे डेटा से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको कलेक्ट करके इसका स्क्वायर रूट, यानी अगर अगला चैप्टर जब बॉन्ड एनर्जीज आएंगी, आपको अगले चैप्टर में हम ए बी बॉन्ड एनर्जी भी देंगे, ए बॉन्ड एनर्जी भी देंगे, बी बॉन्ड एनर्जी भी देंगे। उससे पहले आप लोग डेल्टा निकालोगे और उस डेल्टा को यहां पुट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला गया किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच। पॉलिंग स्केल आपको यूज बहुत कम करना है, मैं एग्जांपल के साथ अभी यूज करवाने वाली हूँ अगली स्लाइड पे, लेकिन पहले तो सही तरीके से इसे नोट करिए। हाँ, अब स्टार्ट हो गई है कूलिंग, आई होप वहां भी स्टार्ट हो जाएगी बस 5 मिनट में। जी, हो गया नोट? आगे चलूं? तो आपके पास दो स्केल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के, वन इज मुलिकन, अदर इज पॉलिंग। दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, दोनों के स्केल्स अलग अलग हैं। इसके बाद मैं आ जाती हूं आपके पास मुलिकन और पॉलिंग स्केल का कंपैरिजन। देखना जरा, यहां मैं आपको क्या बता रही हूं। मुलिकन स्केल में बड़ा ही रैंडम सा स्केल था, वैल्यूज हमेशा बहुत हाई आई एज कंपेयर टू पॉलिंग। पॉलिंग ने तो लो वैल्यू चूज कर ली, फ्लोरीन की 4, उसके हिसाब से सबको देनी शुरू कर दी। मुलिकन की वैल्यू बहुत हाई है। कल को अगर मैं आपको मुलिकन वैल्यू दे के पॉलिंग वैल्यू पूछूं, या पॉलिंग वैल्यू दे के मुलिकन वैल्यू पूछूं, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये जेई एडवांस में पूछे जाने के बहुत चांसेस है। स्कूल से मैं बाहर आ गई हूं भाई, एनसीईआरटी से मैं बाहर आ गई हूं। नोट करिए क्विक, फिर इसको खत्म करते हैं, छोटा छोटा ये सारा। दोनों ने ना अपने अलग अलग मेथोडोलॉजी निकाली। मुलिकन से जो वैल्यू आई वो 4 नहीं आई, वो 6.7 आई। स्केल अलग है उसका, कि मैं इस स्केल से नापूंगा। तो मुलिकन का स्केल इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, इतना क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उन्होंने वो कंपैरिजन वाली बात को सीन में नहीं लिया, इसीलिए। ठीक है, गलत स्केल को मैं अच्छा, वो गलत नहीं है, उनका स्केल अलग तरीके का है। इट्स नॉट रॉन्ग, अगर रॉन्ग होता तो मैं पढ़ाई ना रही होती। बट मोस्ट फेमस इज पॉलिंग, क्योंकि वो सिंपल है, 4, 3, 2.5 ये वैल्यू है। तो इनको पकड़ लिया गया कि साइंस इज नॉट अबाउट कॉम्प्लिकेशन, अबाउट सिंप्लीफिकेशन। नोटेड? अब इसके बाद में आ जाती हूँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन। एक तो अभी मुझे यहां से पता चल गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। इलेक्ट्रो, फिर इज मत बोलिए ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी? उल्टा हो जाएगा।
जैसे जैसे आप एक ग्रुप में नीचे जा रहे हो, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी घटती जा रही है, और इससे मैं ये अंदाजा लगा सकती हूं नीचे वाले एलिमेंट सारे मेटल्स होंगे। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्लियर है सबको? अब मेटेलिक कैरेक्टर को पता लगाना इज फर्स्ट एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन नोट कर लीजिए, पढ़ा मैंने पूरा दिया, जस्ट नोट दिस। अनंत ने आज भी नहीं किया है? लास्ट क्लास में भी तुमने इसका नाम लिया था, वजह अनंत? सॉरी, नहीं हो पाई का तो क्या रीजन है? मैं तो मतलब सारा कुछ तो क्लास में करा रही हूँ, फिर भी नहीं हो पाई। अब मेरे को डर लगता है आपके घर फोन करो तो आप कहते हो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अब तो मुझे करना पड़ेगा ना, बिकॉज आई एम आंसरेबल टू देम। उनके बच्चे हैं मेरे पास, तो मुझे उन्हें जवाब देना पड़ेगा, वो नहीं पढ़ रहे। प्लीज फिनिश इट अनंत। नोट करिए, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली गवर्न होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है इजी लॉस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इजी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इजी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं किसी इंटेंशन से इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा रही हूं। जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वही इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ देंगे, ले जा तू ही ले जा भाई, पूरा शेड पेयर तू ही ले जा। और वो क्या होंगे? अच्छे मेटल्स। आज के बाद क्लास 11th के बच्चे से पूछा जाए अच्छा मेटल कौन सा है, डोंट गिव जो हार्ड होता है, जो मिलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, लश्चरस होता है, नहीं। अच्छा मेटल एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए वो है जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर दे, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन होगा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव? समीर, कौन होगा? पहले ग्रुप में सबसे नीचे वाला, दैट इज सीजियम, राइट? सीजियम इज मोस्ट हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, रेदर सबसे ज्यादा, मोस्ट बोल ही रही हूं फिर भी बोलूंगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? सीजियम। सबको याद रहेगी ये बात, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा या आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम। तो मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिया, एनीथिंग? अगर मैं एक ग्रुप याद कराने के इरादे से ट्रेंड किस लिए लाई हूं, सिर्फ एक ग्रुप और याद करा दूं, आंखों के आगे ला दूं कि मैंने बात की थी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 15th ग्रुप है। इस 15th ग्रुप में पूरे पीरियोडिक टेबल की तरह डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो रहा है? डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर का क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसमें कल को कुछ ट्रिक मत ढूंढना या ये मत सोचना मैंने पूछा है तो कोई ट्रिक होगी, नो। राइट? तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, रहेगी ध्यान। पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन, आप ही बताओ, अगर मुझे पता है किन्हीं दो चीजों के बीच बॉन्ड बना हुआ है जिसमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस बॉन्ड के बारे में आपको क्या और पता चल सकता है? दैट इज एप्लीकेशन। क्या पता लग सकता है? उससे ही पता लग सकता है कि बॉन्ड पोलर है कि नहीं। राइट? बॉन्ड की पोलैरिटी पता लगना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही है। चलिए, मैं ये उम्मीद करती हूं आप लोगों ने नोट कर लिया फर्स्ट एप्लीकेशन को। सेकंड एप्लीकेशन क्या है मेरे पास? बॉन्ड का पोलर या नॉन पोलर पता होना, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता के आ चुकी। तो सिंपल आपके लिए हेडिंग भी बहुत है यहां पे कि कोई बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, ये बात का अंदाजा मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख के ही पता चल जाता है। इसमें मैंने पहली रो में जितने भी लिखे हैं वो सारे क्या हैं? नॉन पोलर। और नीचे की रो में जो लिखे हैं वो क्या हैं? पोलर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता चला। पोलैरिटी का मतलब क्या था? चार्जेस आ गए हैं बीच में। तो पहले ये दोनों चीजें लिख लीजिए, फिर आगे चलती हूं मैं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता तो सकते हैं, लेकिन अभी की नॉलेज से नहीं बता सकते। वो आएगा, आपका एक चैप्टर का नाम है रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन के नाम पे रिडॉक्स। वहां चैप्टर ही इस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस बता सकते हैं। वो सारे आगे की इनऑर्गेनिक में है।
मैं इससे ज्यादा इस चैप्टर में आगे के चैप्टर्स नहीं इन्वॉल्व करूंगी, लंबा हो जाएगा अननेसेसरी। चलिए, यानी मुझे ये पता चल गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक अच्छे खासे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर घुसना शुरू हो गया, चार्जेस एंटर करने शुरू हो गए, चार्जेस एंटर करने शुरू हो गए, आयनिक कैरेक्टर आना शुरू हो गया। तो अब मेरे को तो परसेंटेज पूछनी पड़ेगी। छोड़ दो पेन, सभी लोग छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगला चैप्टर इसी पे बेस्ड है। इफ आई आस्क यू आयोनिक कैरेक्टर की परसेंटेज इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा मिलेगी? फर्स्ट में, जिसमें डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है? चार्जेस ज्यादा। चार्जेस ज्यादा का क्या मतलब है? ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर। तो मैं अब लिख के सिंपल सामने एक एग्जांपल देख के बता सकती हूँ, इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, और इसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब परसेंटेज के हिसाब से हमें कैरेक्टर मिले, और जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलता है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 आता है, वो स्टेज ऐसी है जिसमें 50% आयोनिक कैरेक्टर और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। एग्जैक्टली अगर दोनों के बीच 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो आप उस बॉन्ड को ना तो आयनिक बॉन्ड कहने लायक रहोगे, ना आप उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहने लायक रहोगे। वो उसके बीच का मामला है। वो सिचुएशन वो होगी जहां पर 50% आयोनिक कैरेक्टर आ गया एक कोवेलेंट बॉन्ड में। तो ये 1.9 की वैल्यू मुझे यही बताती है कि जो बॉन्ड था कोवेलेंट, उसमें 50% आयनिक कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये भी मुझे पता चला। तो मुझे दिख रहा है बॉन्ड 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 हो रहा है आगे। तो आज की क्लास में हो ही बॉन्ड रहा है, तो क्योंकि वो अगले चैप्टर की स्टार्टिंग ही यही है कि बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, पोलर कौन सा, नॉन पोलर कौन सा, तुम्हें कैसे पता लगता है। तो उस चीज में मैं चलूं तो अब कितना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, मेरे को तो क्वांटिटेटिव यानी वैल्यू भी चाहिए भाई। ज्यादा परसेंटेज किसमें होगी बता दिया, लेकिन कितनी होगी ये फॉर्मूला। अब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का इकलौता एक ही फॉर्मूला है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, अभी पेन मत उठाना, पहले समझो। इसकी बहुत वैरायटी नहीं है मेरे पास। 16 मल्टीप्लाइड बाय अगेन डेल्टा। अब के डेल्टा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वही एक्स ए माइनस एक्स बी, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, प्लस 3.5 इंटू उसी डेल्टा का स्क्वायर। ये एक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है। इस पे जेई और नीट में काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आते हैं, बड़े खुल के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक वहीं से लेके आई हूं क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। दोनों के बीच गैप कितना दे दिया अगलों ने? 1। यानी जिसको फॉर्मूला याद है वो ये क्वेश्चन कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही 1 दे रहे हैं, यानी इस डेल्टा की वैल्यू क्या दी है मेरे को? क्या ही बचा है फिर? राइट तो पॉइंट यहां पर ये आ जाता है, आपको सिर्फ ऐड करना है, और +4 मार्क्स हैं जेई नीट में इसके, सिर्फ फॉर्मूला याद करने के। और ऐसी चीजें चैप्टर के एंड में ही आती हैं कि हम थक लेते हैं, हमारा हो गया पूरा चैप्टर, 4 ही तो प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैजुअली एंड में लेके छोड़ दिया और क्वेश्चन वहीं से आ गया। तो इट इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब नोट कर लीजिए जो मैंने रोका था, एग्जाम्पल जरूर नोट करिएगा, फिर मैं आगे चलूं। सो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म। अब छोटी 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 कुछ चीजें जो चैप्टर के बीच बीच में कहीं आनी थी और आई नहीं। मेजरली 99% चैप्टर ओवर। अब सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजें जो शायद कुछ लोग तो बुकलेट और एनसीईआरटी से खुद पढ़ भी चुके हो, बट मेरे पे ये इल्जाम ना आया आपने कराया नहीं और टेस्ट में दे दिया, इसीलिए करा रही हूँ। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उल्टा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ना भी लिखे तो भी सामने आ गई बात। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद हो मैंने डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा था। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी। अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। यानी इधर वाली साइड जो है वो मेटल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। इधर वाली साइड जो है वो नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। बीच में जो आएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट इन बिटवीन दीज टू। दैट इज वाई ट्रांजिशन एलिमेंट बात आई थी, नाम आया था। तो मैं यहां ये कह सकती हूँ डी और एफ ब्लॉक के मेटल्स लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। तो एसर्शन रीजन में ऐसी स्टेटमेंट्स मिले तो पकड़ना शुरू करिए। उसके लिए मैंने ना पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात लिख दी। ये है एस ब्लॉक। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लिखूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लिखूं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रही हूं, यहां पर मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात कर रही हूं। तो डी और एफ ब्लॉक इनके बीच में आते हैं, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो बड़ी बेसिक सी चीज है, आपको आता है, लेकिन अब सारे चैप्टर को उलझाने की कोशिश की जा रही है। क्लियर एवरीवन? किसी को नोट करना है या आगे चलूं? अब ऐसी ही इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी नोट करना है तो थोड़ा स्पीड से करिए। अब ज्योति मैम, आज के टेस्ट प्रॉपर प्रिंटेड है सारे? नहीं, मैंने ही लिखा है इसीलिए, और ये बहुत अच्छा हुआ तुमने पॉइंट आउट किया। मेरे को लग रहा था कोई ध्यान नहीं दे रहा या सबको आता है, मेरे को ही लगा था पता नहीं बच्चों को नहीं आता होगा। डी ब्लॉक के तीसरे ग्रुप में ही सारा एफ ब्लॉक आ जाता है यार। डी ब्लॉक तो असली उसके बाद शुरू होता है। तुम अगर पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखो, एफ ब्लॉक तो सारा इन्हीं डब्बों में आ जाता है, पहले ही ग्रुप में। एक स्कैंडियम, मतलब एक स्कैंडियम के बेसिस पे मैं अपना जनरल ट्रेंड ना दूं? एक स्कैंडियम, उसके बाद जो तुम्हें 9 दिख रहे हैं उसका मैं क्या करूंगी? 9 भारी की एक। दैट्स वाई, गुड दैट यू पिक्ड इट। तो ध्यान रखिए, एफ ब्लॉक मैंने पहले लिखा है, डी ब्लॉक मैंने बाद में लिखा है। ये आपको कभी तंग कर सकता है जी। नोबल गैसेस बॉन्ड बनाए तब ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है ना ये तो। बॉन्ड ही नहीं बना रही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई नोबल गैस पूछ रहा है तो उसको हम पहले नॉक नॉक करेंगे। तुम्हें पता भी है क्या कि नोबल गैस बॉन्ड ही नहीं बनाते? तो यू आर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन। आई नो, 12th ना, मुझे पता है, मैंने बताया वह जिनॉन बॉन्ड बनाएगा। बट अगर इस वक्त आप मेरे से बात करोगे तो मेरे पास तो डाटा नहीं है देने को, तो किसी से भी किस वक्त भी बात करोगे, क्योंकि नोबल गैसेस में अकेले जिनॉन के कंपाउंड मिल गए, उसके चक्कर में मैं प्रॉपर्टीज की जनरल स्टेटमेंट्स को कभी नहीं बदलूंगी। नोबल गैसेस हैव नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बिकॉज वो डेफिनेशन में ही सूट नहीं करते कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, वहीं मैं तो खत्म हो जाती हूँ उस डेफिनेशन में। ठीक है जी? कोई और कुछ पूछ रहा था? ऑल क्लियर? चलिए, अब एक और चीज, केमिकल रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। अगर मैं आज की क्लास की बोलूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं था, वो ये था। आपको आज ये बात पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज पढ़ा के मैं आपको ले किस डायरेक्शन में जा रही हूं, क्या बताने के लिए कर रहे हैं ये सब काम। तो लीव पेन, प्लीज लीव पेन। ये तुम लोगों को नोट करने की ज्यादा बीमारी हो गई है। एक आधी चीज छूट भी जाए ना तो पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं, और अब हम कोशिश कर रहे हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शाइला सेम डे अपलोड होने चाहिए, अगले दिन अपलोड करते हैं हम, बट वी आर वर्किंग ऑन इट कि सेम डे अपलोड हो। ये आजकल से हम ये सिस्टम भी शुरू करेंगे। आप एक बात अब सोचो, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल के इस साइड जो दो ग्रुप हैं एस ब्लॉक, ये वाली साइड जो है, जो मैं अपनी तरफ से तो राइट हैंड साइड बोल रही हूं, आपके लिए लेफ्ट पड़ेगी। इसमें कौन आते हैं? सारे मेटल्स। मेटल्स कल को मैं कहती हूँ रिएक्ट करेंगे किसी चीज के साथ, तो उनका क्या नेचर है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। इस चैप्टर से सिर्फ ये पता लगा कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में सारे वो लोग रहते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में सारे वो लोग रहते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, गेन करना है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज बहुत ज्यादा है। इन दोनों का ही आपस में रिएक्शन होगा। कभी नहीं सुनोगे सोडियम और पोटेशियम आपस में रिएक्ट कर गए, बेवकूफी लगेगी आज के बाद। आज से पहले पता भी नहीं होगा शायद। कोई दो मेटल आपस में अगर रिएक्ट करते होते, कैसे करते होते? दोनों की इच्छा इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। आयरन आया, वो कहेगा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, कोबाल्ट आएगा कहेगा मेरे भी कोई 3 इलेक्ट्रॉन ले लो। ये दोनों आपस में रिएक्ट ही नहीं कर सकते, तभी तो एलॉयज इतने फेमस है। मेरी आज की डेट की अर्बन लाइफ एलॉयज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तुम स्टील ले लो, तुम गोल्ड ले लो, तुम सिल्वर ले लो, तुम जितना भी, इवन एयरक्राफ्ट की बॉडी ले लो, बुलेट शेल्स ले लो, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें एलॉय नहीं है। दो मेटल आपस में रिएक्ट ही नहीं कर सकते, बड़ा बेसिक है। डेकोरेटिव पीसेस में ब्रास ब्रोंज बड़ा देखते हैं आप लोग, दो मेटल लाइफ में कभी रिएक्ट नहीं करते। कोई पूछे क्यों? दोनों की टेंडेंसी एक ही है, बोथ आर रेडी टू लीव इलेक्ट्रॉन। भाई वो इलेक्ट्रॉन तब ना लीव करेंगे जब कोई गेन करने वाला होगा, बैठे रहेंगे बेचारे अपना अपना इलेक्ट्रॉन संभाल के। इलेक्ट्रॉन कभी हवा में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तभी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और वाइस वर्सा। तो आज के बाद ध्यान रखना, रिएक्टिविटी इस साइड और इस साइड की आपस में होगी।
थोड़ा और भी ब्रॉड जाएंगे हम मतलब एकदम लकीर नहीं खींच रहे, बट टू स्टार्ट विद एटलीस्ट वी शुड नो दिस जनरल स्टेटमेंट कि मेटल्स रिएक्ट बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो बिना यहां देखे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो किताबी बात है, वो तो नोट्स हैं। आपके दिमाग की बात ही अलग होगी अगर आप सोचें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव? क्योंकि उसका साइज बड़ा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, फटाक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव? फ्लोरीन। लिक्विड फ्लोरीन जो गैस है उसको मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हैंडल नहीं कर सकती, शायद पहले भी कभी मैंने बताया, धमाका होगा उससे। इतनी एक्सप्लोसिव है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने को उसके अंदर इतनी ताकत है। फ्लोरीन क्लोरीन बोथ आप तो जानते ही हैं, क्लोरीन में तो ज्यादा कह दोगे आप, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है हमने, कि वो इतना अगर जैसे ही उसको बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ लाया जाए, वो एटमॉस्फेयर से ही अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक्सप्लोड कर देगी। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी लैब में एक ही बार धमाका किया, हर एमएससी केमिस्ट्री एक आधा बार तो करता ही करता है। वो धमाका मेरे से क्लोरीन गैस हैंडल करने में गलती से हो गया। आई वॉज हैंडलिंग क्लोरीन गैस, बट जितना पोलाइटली उसको हैंडल करना था, जितना डेलिकेटली उसको हैंडल करना था, शायद मैंने उतना हैंडल किया नहीं। तो इन माय फाइनल एग्जाम्स, जो मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम में, मैंने पूरी अपनी रैक को एक्सप्लोड किया है, जस्ट क्लोरीन थोड़ी सी लीक कर गई। तो मतलब अपना हाथ भी जलाया उसमें, बहुत कुछ आसपास का जलाया मैंने। मुझे राइटर मिला फिर मेरी कॉपी लिखने के लिए, एंजॉयड दैट ऑल्सो, कि मेरे हाथ पे तो पट्टियां बंद गई हैं, मैं लिख नहीं सकती हूँ, तो जो मैंने बोला वो किसी और ने लिखा, मजा आया उसमें भी मेरे को वैसे। बट क्लोरीन गैस हम बहुत बहुत ध्यान से हैंडल करते हुए भी धमाका कर सकते हैं। फ्लोरीन तो अलाउड ही ला ही नहीं सकते। क्लास 12th में देखेंगे फ्लोरीन के हमारे पास रिएक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसको लाएं कैसे रिएक्शन वाली जगह तक? उसको बनाएं कैसे? बनाते ही वो एक्सप्लोड हो जाती है। अगर मैंने फ्लोरीन गैस को बनाया, वो बनाते ही एक्सप्लोड हो जाती है, मैं किसी और को उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। तो जो क्लास 12th की बुक मैंने खोल रखी है, उसमें जो हेलोजन फैमिली है, उसमें एक ही बात लिखी है, यू वोंट फाइंड एनी रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन। हाउ टू रिएक्ट? वो खुद रुक ही नहीं पा रही रिएक्ट करने के लिए। रिएक्ट करने के लिए उसको 1 मिनट के लिए तो रुकना पड़ेगा ना, वो भी नहीं रुक पा रही। तो ऐसी बहुत सी चीजें अभी आएंगी जो आपकी इस धारणा को भी तोड़ा जाएगा। एक्सेप्शन, स्पेशल केसेस, कुछ और काउंटर हो गया, वो आएगा। लेकिन क्लास 11 दिस चैप्टर इज फॉर जनरलाइजेशन। तो नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो आपके अंदाजे से फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। मेटल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो आपके अंदाजे से सीजियम जो सबसे नीचे आता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट टिल डेट आपके लिए, राइट? तो अब अगर मैं इस सारी बात को वाइंड अप करना चाहूं, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कोई मेरे से अब पूछे डी ब्लॉक के मेटल ज्यादा रिएक्टिव की एस ब्लॉक के, तड़ाक से बोलना है एस ब्लॉक। ग्रुप 1 के ज्यादा रिएक्टिव की ग्रुप 2 के? ग्रुप 1 के, क्योंकि अब तुम्हें पता लग गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली एक्सट्रीम राइट, अब लिख लीजिए इसको। ये मेरे को पूरे 12th 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत काम आने वाला है। कौन सी गैस ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव, वगैरह वगैरह। मैं देख लेती हूँ, सॉरी। बिल्कुल ठीक है, लो। So now this is all about reactivity, which I can tell you in this chapter. Reactivity has a lot more to come, but वो इस chapter में नहीं बता सकते। बहुत कुछ आने वाला है reactivity में, जो आगे आगे के एक एक chapter के साथ add on होता रहेगा। ये basic general trend है, इसमें specialities आती रहेंगी कि आपने तो सोचा था ये, लेकिन हो गया ये। वो सब के लिए अब हमें 3 4 5 chapters और पढ़ने, तब हम वहां आ पाएंगे। तो इसके बाद में आ जाती हूँ वन ऑफ द, अगेन अ वेरी कॉमन टॉपिक जो हम कभी भी डिस्कस कर सकते थे किसी भी क्लास में, ऑक्साइड्स। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं ऑक्साइड। अर्थ क्रस्ट भरी पड़ी है ऑक्साइड से, सारे ओर्स ऑक्साइड्स में मिलते हैं। एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस ऑक्साइड फॉर्म में है, पोल्यूटेंट तो ऑक्साइड फॉर्म में। तो ऑक्साइड मेरे चारों तरफ बहुत है। सोडियम, देखिए मैंने अक्रॉस द पीरियड लिखे हैं ऑक्साइड, चेक द फॉर्मूलाज।
सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन पे -2, और चार्ज को क्रिस क्रॉस करके ही आप लोग बाइनरी कंपाउंड्स बनाते रहे हैं क्लास 9th में। मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे अगेन -2, सिलिकॉन पे +4। अब आप इसमें पूछोगे ये कैसे कर दिया मैम SiO4, तो थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये SiO4 हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी ना बस है, ये मान लेना बस है, बता नहीं सकती मैं ना, एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं है, तुमको भी पढ़ाया ही नहीं गया है, एक्सेप्शन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जो पढ़ाई नहीं गई है। फॉस्फोरस का अगर -2, एवरीवन सॉरी, ऑक्सीजन का अगर -2 है, 10 ऑक्सीजन, कितना टोटल चार्ज? -20। जो लोग लिखने में लगे हूं यही समझना, ये कुछ ऐसा है जो आगे का बहुत इजी तरीके से बता रही हूं कि मेरा टेस्ट हो जाए, मेरा चैप्टर खत्म हो जाए, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है वो कवर हो जाए बिना एक्सेसिव डिटेल दिए। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। कुल मिला के कितने ऑक्सीजन है? 10। तो कितना चार्ज हुआ? -20। 4 फॉस्फोरस मिलके कितना चार्ज लाए होंगे? +20। न्यूट्रलाइज किया होगा तो पर फॉस्फोरस कितना चार्ज? +5। ये 5 मत बोला करो, +5 बोलो चलेगा, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लस, चार्ज इज ऑलवेज प्लस और माइनस। तो इस तरह से अभी टेम्परेरली आप चार्ज निकालना सीख सकते हैं बच्चों की तरह, 9th-10th के बच्चों की तरह। फॉस्फोरस पे चार्ज कितना आया? +5। डोंट कंफ्यूज इट विद वैलेंसी, 5 वैलेंसी दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, इसको कंफ्यूज मत करना है, मैं वैलेंसी दे रही हूं, मैं चार्ज दे रही हूं। ऐसे ही SO3 में सल्फर का चार्ज क्या होगा? 6 +6। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है बच्चों? 3 ऑक्सीजन माने -6। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अकेला सल्फर खड़ा है तो उसका चार्ज क्या होगा? +6। क्लोरीन का चार्ज निकालना। 7 ऑक्सीजन, कुल मिला के -14। उस -14 को पूरा करने के लिए, +14 बनाने के लिए कितने क्लोरीन है? सिर्फ 2। तो क्या आएगा चार्ज? सो डोंट हेजिटेट इन रिपोर्टिंग +7 चार्ज। इसका मतलब ये नहीं 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये गलती से भी नहीं, बस ये चार्ज है, क्या है, इसी पे पूरा एक चैप्टर है अपना आगे आने वाला, दैट इज रिडॉक्स, वहां पढ़ेंगे ये। लेकिन अभी मेरा काम चल नहीं पाएगा, मेरे को ये बताना पड़ेगा। पॉइंट अब यहाँ पे क्या है, ये ऑक्साइड्स देखिए, मैं सोडियम से शुरू हुई, चेक करना, सोडियम, मैग्नीशियम, वही है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। मैंने अक्रॉस द पीरियड लिखा है। अक्रॉस द पीरियड आप जाते हैं तो मुझे एक बात बताइए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और क्लास 10th में कहीं ना कहीं शायद बताया हो, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ये वाले ऑक्साइड्स हैं आपके एसिडिक, मेटल्स वाले ऑक्साइड हैं आपके बेसिक, बीच में कहीं आपके आते हैं एम्फोटेरिक। अक्रॉस द पीरियड ऑक्साइड्स का नेचर हमेशा ये मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आपके क्लास 10th के किसी चैप्टर में तो डाली गई है बात, बट वहां फर्क क्या था, शायद ये वाले नहीं दे रखे होंगे, तो ये फर्क था। बट हम हमें तो देना पड़ेगा, हम सिर्फ यहां तक तो रुक नहीं सकते, ये पूरा पीरियड मेरे को अक्रॉस द पीरियड मिलाना पड़ेगा, तो मैंने आपको मिला के दे दिया। इतना क्लियर? लिख लेना, बट पहले क्लियर कर लो। अगर किसी ने मेरे इस पूरे को सुना हो तो उसके पास इसका आंसर होगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक। आज की क्लास को अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेके अब तक सुना है तो दिस इज माय चॉकलेट क्वेश्चन टुडे। कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा ऑक्साइड? दोनों ही नॉन मेटल के ऑक्साइड, और नॉन मेटल भी सेम है, SO3। क्यों? राइट, चार्ज ज्यादा है, वेरी गुड। चार्ज ज्यादा होने से क्या होता है? तो ऊपर का कॉपी कर लिया तुमने, अच्छा, तो फिर जवाब दो। चार्ज ज्यादा होने से ऐसा क्या हो गया बेटा? यहां पर सेंट्रल एलिमेंट भी बदला है, ठीक है, चार्ज ज्यादा, और बहुत सही चीज पकड़ी, आंसर तुम लोग करेक्ट दे रहे हो, पर मेरा सवाल अभी भी वही है, चार्ज ज्यादा होने से क्या हो गया? यस, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक बात लिखवाई थी आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, पता ही नहीं किधर लिखवाई थी आज तो।
चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर डेस्पिरेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत ज्यादा है उसको। तो अगर मैं उस हिसाब से चलूं तो आपको अब इस लायक मैंने बना दिया कि यहां पर दिमाग खुल जाना चाहिए। आप मेरे को कोई भी दो ऑक्साइड्स में बता सकोगे कौन सा ज्यादा एसिडिक कौन सा कम एसिडिक। इस सल्फर पे चार्ज कितना है? +6। और इस वाले सल्फर पे चार्ज कितना है? +4। ज्यादा चार्ज ज्यादा एसिडिक। अब एक लिस्ट है जो 2 साल तक हम याद कराते रहेंगे। तो आज की मेरी कोशिश, ये बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी 12th तक आते आते। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं? अगर आपसे जेई में, इस बार भी जेई एडवांस और जेई मेंस और नीट तीनों में इस चैप्टर के इतने ज्यादा क्वेश्चन आए कि बच्चों ने आके मुझे यही कह दिया मैम इतना सारे क्वेश्चन पीरियोडिसिटी से कैसे आ सकते हैं। तो आई टोल्ड देम ये पीरियोडिसिटी से नहीं है, हमने पीरियोडिसिटी में कर लिया 12th के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से, क्योंकि वहां यही प्रॉपर्टीज दोबारा आएंगी और हम कहेंगे एज डन इन दिस चैप्टर, एज डन इन दिस चैप्टर। तो वो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के नहीं है, वो पूरी इनऑर्गेनिक के जनरल है। जिसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था इन चारों में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। ये पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहा है क्वेश्चन। तो मुझे लास्ट ईयर अपने स्टूडेंट्स को पूरी ऑक्साइड्स की लिस्ट लिखवानी पड़ी कि तुम अब रट के जाओ, तुम कंफ्यूज होते हो। तो सेम 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 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी मैं पूरी लिस्ट तो तुमको नहीं दे सकती, तुमने भी बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन बेरिलियम के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, आर्सेनिक, लेड और एंटीमनी, इनके ऑक्साइड्स हमेशा क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला लिखना भी आपके लिए मुश्किल है। एल्यूमिनियम का आप लिख लोगे Al2O3, बाकियों का भी आपको ऐसे क्रैम करा के फायदा नहीं। रेडॉक्स चैप्टर में अपने आप आपको चार्जेस पता चल जाएंगे, आप खुद ही बना लेंगे, बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किस किस के होते हैं नोट कर लीजिए। और ये रहा नीचे ट्रेंड्स, अब नोट कर लो इसको, जितना पढ़ाया है उसको देखिए। ये तो अक्रॉस द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी है। मेरे को एग्जाम्पल में मैंने किस चीज का ट्रेंड दिया है? एसिडिक स्ट्रेंथ कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अभी तो आपके लिए सब चलेगा। एसिडिक नेचर कह लो, एसिडिक स्ट्रेंथ कह लो, ऑक्साइड्स की इस तरह से बढ़ती है, नथिंग न्यू। मैंने बस ऊपर P4 कुछ P5 कुछ दिया था, अब फास्फोरस का ऑक्साइड बदल दिया, जस्ट आपको बार बार दिखाने के लिए कि फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। अभी आप सिर्फ इसको देख रहे हैं फास्फोरस को। लेकिन जो मैंने नीचे लिखा है नंबर 2, करना कोशिश, परीक्षित कुणाल अगर दे सको, आदित्य करना कोशिश। तीनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे दिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक पावर, एसिडिक ऑर्डर, जो मर्जी लगाओ। हाँ अनंत करो कोशिश ना, नाम ले सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो, ऐसे हाथों को नहीं समझ सकती मैं। N2O3 क्या है? सबसे कम। ये यार ग्रेटर देन, लेसर देन, कोई शब्द तो होगा तुम्हारे पास। डोंट चेक माय पेशेंस ना। हाथ अगर खड़ा किया है तो मेरे को शब्द चाहिए अनंत आपसे। मैं ऐसे ऐसे कैसे समझूं? आप ये कह दो मैम N2O5 इज ग्रेटर देन NO2, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टर्म नहीं है, मैं पकड़ लूंगी, है ना। मुझे प्रॉपर वर्ड बताइए। आपके पास जब आप हाथ खड़ा करते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है, आपके पास आंसर है, ये दे रहे हो क्यों? +5, +5। आज की डेट में मैं तीसरी बार करेक्ट कर रही हूँ आप लोगों को, प्लस के साथ दो, ठीक है। इस पे चार्ज +5 आ रहा है, इज ही करेक्ट? ओके। इस पे चार्ज क्या आ रहा है? +4। गुड दैट यू ऑल सेड प्लस। इस पे क्या आ रहा है? +3। बिल्कुल सही। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना एसिडिक ज्यादा। ठीक है, क्लियर? अब तो खुद कर लेंगे। ये जो मैंने लिखा है इसके बारे में सलाह चाहिए आपसे। कौन से ऑक्साइड्स हैं एसिडिक, बेसिक की एम्फोटेरिक? मैंने लिखा हुआ एसिडिक, आई नो, सारे मेटल्स हैं। तो ये जो आपको हिट करने की बात थी वो ये थी, मेटल के सारे ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं? नो। मेटल के वो ऑक्साइड्स जिन पे चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, कि आपकी वो जो भाषा थी या वो जो जनरल स्टेटमेंट थी उसको हमने खत्म कर दिया। आज के बाद अगर असर्शन में मिले ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नो। 3 दे दिए, 12 तक और दे दूंगी। 3 तो ले आई मैं।
ये तीनों मेटल के ऑक्साइड्स थे। वो मेटल के ऑक्साइड्स जिन पे चार्ज बहुत ज्यादा होता है वो बेसिक नहीं होते, एम्फोटेरिक भी नहीं होते, वो शेयरली क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। क्लियर? करिए नोट। फिर ये ऑक्साइड्स भी खत्म, अब देखते हैं अब क्या बचा है मेरे पास। नोट करिए इन तीनों को। जी, किस चीज का? चार्ज का। चार्ज इज अ क्राइटेरिया। ओके, उसकी वजह सिंपल एक है, ये चार्ज प्लस में है ना ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमने इस पे डेफिशिएंसी कितनी बढ़ा दी? +5। ये बहुत भूखा हो गया भाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी बढ़ा लेगा, आसपास से खींचना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन्स के। तुमने मेरा मजाक बना दिया, +5 कर दिया। तो इसको तो इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एसिडिक। अभी इतना ही बता सकते हैं। और किसी ने भी बोला था आज खाली जगह हो गई इनके पास। किसी के पास खाली जगह हो तो क्या करेगा यार? मेरे पे मेरे कमरे खाली पड़े, मैं किराया दे दूं, मेरे पास पैसा आ जाएगा। इनके पास इतनी खाली जगह हो जाती है, किसी इलेक्ट्रॉन को बुला के रख ही लेते हैं, बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एनर्जी रिलीज। ये सारा मैंने अगला चैप्टर बोल दिया है। तो ये सारे सवालों के जवाब अगले चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है? क्लियर एवरीवन? कुछ समझ आ रहा है? आगे चलते हैं अब। मैंने सुना भी नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं देखना नहीं चाह रही थी कोई बोले नहीं समझ आ रहा। मैंने एज्यूम कर लिया समझ आ रहा है। पिछले चैप्टर में मैंने पैरा और डायामैग्नेटिक कराया था। ये दोनों चैप्टर का बाउंड्री है कि कहीं भी पूछ सकते हैं। मुझे आप लोग बताइए, आयरन 2 पॉजिटिव जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, पैरा होगा कि डाया? स्कैंडियम +3 पैरा होगा कि डाया? खत्म करो इस स्लाइड को, बस यही पूछना है। ये जैसे ही मैं काम दूं ना, फटाफट जवाब चाहिए मेरे को। एक तरफ से आ गया, चलो पनव, अंशिका। पिछले चैप्टर के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है अब बिल्कुल। आपको ये सोचना है पैरामैग्नेटिक होता क्या था। पैरामैग्नेटिक क्या होता था? नहीं पता? क्यों? चैप्टर किया है तुमने, टेस्ट भी दिया है, इसमें कोई मुस्कुराने वाली बात भी नहीं है। आई एम नॉट फाइंडिंग इट गुड। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक अंशिका क्या था? पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यस, एन अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन वैसे कोई छोटा बच्चा तुमसे पूछ ले दीदी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है, तो दीदी क्या बोलेगी? अनपेड इलेक्ट्रॉन? नहीं, कुछ और बोलना चाहिए पहले। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? किस चीज को पैरामैग्नेटिक कहते हैं? बोलो। अनपेड इलेक्ट्रॉन और पेड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए मेरे को। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है वो तो ढूंढने का तरीका था। कनुष, किसको कहते हैं पैराडाया? ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये। कुछ चीजें पैरामैग्नेटिक होती हैं, कुछ डायामैग्नेटिक होती हैं। अब हम 12th में जाएंगे और हम कहेंगे भाई पैरा डाया तुम 11th में पढ़ के आए हो, 12th में तुमको फेरी फेरो और एंटी फेरो पढ़ाएंगे, तो तुम तो वहीं कह दोगे हमें तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने पढ़ाया ही नहीं पैरा और डाया। यही कहोगे ना? पढ़ा के एक पेपर में लेके अब दूसरे में लेने वाली हूं तुम्हारा मैं। पैरा और डाया ये साइड में कोई बताना चाहे अभी क्या होता है? पैरा डाया कैसे ढूंढते हैं? आर्यन कैसे ढूंढते हैं? अनंत, क्या चीज होती थी पैरामैग्नेटिक? हाँ एग्रीड, ये काफी लोग बता रहे हैं। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन उसको पैरा कहते हैं, जिसमें सारे पेड इलेक्ट्रॉन उसको डाया कहते हैं। ये तो ढूंढने का तरीका है। पैरा और डाया वैसे क्या होता है? अरे नहीं भाई, ये वो डाया 2 नहीं है। मेरे को डायलॉग नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा सड़ा हुआ मारती हुई यहाँ पे, याद नहीं आ रहा मेरे को। क्यों परीक्षित? पैरा और डाया क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? हाँ आप बताओ, बोलो शाइला। मैम पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, और यस, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। क्या बड़ी रॉकेट साइंस थी ये। पैरामैग्नेटिक वो हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डायामैग्नेटिक वो हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिपेल होते हैं। पहले तो प्रॉपर्टी बताओ। फिजिक्स में यानी फिजिकल जहां पर चीजें हैं वहां आपको बता देंगे, की रखी वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हुई, ये पैरामैग्नेटिक है। एक रबर बैंड रखा या कोई ऐसी चीज रखी जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हुई, तो हम कह देंगे डायामैग्नेटिक है। लेकिन एटम्स, माइक्रोस्कोपिक चीजों में ढूंढने का क्या तरीका है? अगर किसी के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा?
पैरामैग्नेटिक। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है हाईली पैरामैग्नेटिक। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बीच का पैरामैग्नेटिक इन दोनों की। और अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बच गए, कोई अनपेड है ही नहीं, तो वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। अब आती हूं मैं सवाल पे। तो इस तरह से कोई भी पिछले चैप्टर की चीज एक्सपेक्ट मैं आपसे बात करूंगी टेस्ट में। स्कैंडियम 21 है, तो मेरे को तो भाई बेसिक पे जाना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भूला हुआ ना हो। 4s2 21 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसके, वही इसको कहां पहुंचा दिया? आर्गन पे, ऑल पेयर्ड। तो ये क्या दिया था मैंने? डायामैग्नेटिक। इसी तरह से मैं आयरन पे आऊं 26, 4s2 3d6, इसके कितने निकालने हैं? 2। 3d में कितने बचे? 6। कुछ लोग तो अभी ये भी सोच रहे होंगे 6 ये तो पूरे ही पेयर्ड है, क्योंकि p6 पेयर्ड होते हैं। और मैंने सुना भी था, बस मैं बात नहीं कर सकती किसने बोला था ये। D6 सारे पेयर्ड नहीं, जब तक तुम D दोबारा लगा के नहीं देखोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा। 4 अनपेयर्ड है। यस इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक। 4 इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म आया इसमें। एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट? तो पैरा और डाया फिर दूंगी आप लोगों को, ताकि भूले ना आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर देनी ही पड़ेगी, जब मैं लोकेशन पूछूंगी, एलिमेंट कहां लोकेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। तो जितने भी लोग उस हिसाब से चलते थे ना 10वीं कक्षा के हिसाब से, 10वीं फेल पास 2 मूवीज तो आ गई हैं। 10वीं पास भी आ गई है, 10वीं फेल भी आ गई। अब 10वीं कक्षा रहती मैं बनवाऊंगी तुम्हारी वो, कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। ऐसा नहीं होगा। मेरे पीरियोडिसिटी के टेस्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम टांग अड़ाएगा, ये तुम देख लेना, हर जगह अड़ाएगा। तो पैराडाया क्लियर सबको? एनीवन नीड टू नोट एनीथिंग हियर? इसे भी डायगोनल कहिएगा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम को भी। लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखी गई। क्या सिमिलैरिटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, साइजेस की कुछ हद तक सिमिलैरिटी, और एक बहुत मतलब ऐसी तो कई चीजें हैं खैर, लेकिन सिमिलैरिटी मेनली 3 चीजों पे देखी जाती है। लिथियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिमिलर होना, लिथियम और मैग्नीशियम के साइजेस का अप्रोक्सीमेटली आसपास होना। अब ये 2 चीजें सेम होने की वजह से देखा क्या गया, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिली। यानी लिथियम अपने ग्रुप से तो बिट्रे करता है, वो अगली टर्म है एनामोलस बिहेवियर। तो दोनों एक साथ पढ़ाया जाता है, अगर आप सब लोग देख पाए। सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको ध्यान हो, मैंने बहुत बार क्लास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी या गेन एंथैल्पी आपको बताया, पहला मेंबर मिसबिहेव कर रहा है। आपने देखा फ्लोरीन ने भी मिसबिहेव किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। आपने देखा ऑक्सीजन ने मिसबिहेव किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। जो इससे एक्सपेक्टेड था इसने वो किया नहीं। और अगर हम आगे के इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ेंगे, हर जगह अब आपको एक चैप्टर, हर चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इन व्हाट एरिया लिथियम इज नॉट बिहेविंग विद सिमिलर टू देयर ग्रुपमेट्स। अपनी फैमिली से ये बिल्कुल अलग बिहेव करता है। तो 2 प्रॉपर्टी में एक साथ बता रही हूं। व्हाट डू यू मीन बाय एनोमोलस बिहेवियर? सेकेंड पीरियड के सारे मेंबर्स, जो फैमिली का नाम है, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, अगर आप देखो बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये नाम देते हैं। सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स अपने ग्रुप के साथ काफी प्रॉपर्टीज में मिसबिहेव करते हैं, डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इसीलिए उनको कह दिया गया दे शो एनामोलस प्रॉपर्टीज। वो सारा मैं भी लिखवाऊंगी क्या मतलब है इसका, पहले बता लूं, दिखा लूं। यानी सेकंड पीरियड के एलिमेंट किस बात के लिए फेमस हैं? अपने ग्रुप के साथ बिट्रे करने में, क्योंकि वो तो एनामोलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। आगे की केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि इन्होंने तो बिल्कुल ही एनामोलस बिहेव करना शुरू कर दिया। जब मेटल की रिएक्टिविटी की बारी आएगी ना, तब आप देखोगे सीजियम नहीं है मोस्ट रिएक्टिव, ये आगे सर सबसे आगे, आई एम मोस्ट रिएक्टिव, हटो तुम सारे। रीजन बाद में पढ़ेंगे, कर दिया मिसबिहेव। ऐसे ही सबने मिसबिहेव किया। तो सेकंड पीरियड किस लिए फेमस है? सेकंड पीरियड एनामोलस प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए फेमस है। सेकंड पीरियड एक और चीज के लिए फेमस है, डायगोनल रिलेशनशिप। इसकी निगाह इस पे ज्यादा रहती है, मेरे को इसके जैसा होना है, तो ये है डायगोनल रिलेशनशिप। तो मैं कह सकती हूँ तो ब्रिज बनाया इन्होंने आपस में, 2 ग्रुप्स के बीच में ब्रिज बनाने का काम किया। लिथियम एंड मैग्नीशियम आर ब्रिजिंग एलिमेंट्स एक्चुअली। Lithium shows anomalous behavior from its groupmates and shows similar properties with
डायगोनल वाला। तो अब आपके पास दो सवाल आते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप है क्या और ये क्यों हुई। रेदर उससे बेटर सवाल है, कोई भी एनामोलस प्रॉपर्टी दिखा क्यों रहा है जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसका बाकी सारी चीजें कंपैटिबल हैं, क्यों दिखा रहा है। तो दोनों टर्म समझ आ गए। अब मैं लिखवा सकती हूँ कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होगा और एनामोलस बिहेवियर क्या होगा। क्लियर सबको। तो अब मैं जरा लिखवा रही हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप एंड व्हाई डू वी फाइंड इट एट ऑल। तो डायगोनल रिलेशनशिप में लिखिए, फर्स्ट member of a group shows similar properties with second member of just next group. नेक्स्ट ग्रुप से एकदम सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है, इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। पहले तो डायगोनल रिलेशनशिप की स्टेटमेंट लिख लीजिए। एक बारी डायगोनल रिलेशनशिप जो है ये कहां कहां देखने को मिलती है, दो तीन एग्जांपल लिख लोगे बच्चों जो मैंने ऊपर दिखाए, लिखो। एक दिखवाया आपको लिथियम विद मैग्नीशियम, एक था बोरोन विद एल्यूमिनियम, एक आधा और लिख लीजिए। सॉरी, वो तो एक ही उसके हो गए, सॉरी 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 सॉरी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम लिख दो, है ना, वो गलती से वो हो गया। नहीं भाई, नोबल गैसेस तुम लोगों को बड़ी प्यारी हो रही है, मैं करूं क्या। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नोबल गैसेस जब तक हम ना कहें नहीं लेके आनी तुमको। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप आ गया आपके पास, तो इसी के साथ एक और चीज आ जाती है, एनामोलस प्रॉपर्टी, एनामोलस बिहेवियर। डायगोनल रिलेशनशिप में मैंने दो ही एग्जांपल लिखे, मैं उम्मीद करती हूँ बाकी के दो तीन आप खुद लिख लेंगे, ठीक है, वो आपका जिम्मा लिखने का। अब एनामोलस बिहेवियर लिखिए आप लोग। एनामोलस बिहेवियर या एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप। इसको मैं कुछ लिखवा नहीं रही, इसको मैं ये बता रही हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसी, अब आप ही लोग ढूंढवाएंगे मेरे को ऐसा क्यों हुआ कि किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर एनामोलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो मैं पहला ग्रुप लिख रही हूं बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। एक और ग्रुप लिख देती हूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मेरे ख्याल दो ग्रुप बहुत है। मुझे आप लोगों से चाहिए सबसे, नाइट्रोजन के पास और फास्फोरस के पास आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही सोच सकते और साइज सोच सकते और कुछ नहीं सोच सकते। दोनों में रेदर फास्फोरस और उसके नीचे के मेंबर्स में यहीं रहना सभी लोग, और नाइट्रोजन में कोई एक मेजर डिफरेंस बताओ मेरे को। साइज, एक तो साइज, नाइट्रोजन में आपको पता है साइज बहुत छोटा, याद रखना एक चीज बताई थी, यहां से यहां साइज का बहुत अच्छा इंक्रीज मिलता है, उसके बाद साइज का इंक्रीज बहुत कम, फिर साइज का इंक्रीज कम क्योंकि स्क्रीनिंग आ गया था। यानी जो तो नाइट्रोजन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल साइज है, पूरे पीरियड पूरे ग्रुप में किसी के अंदर ये वो चीज नहीं है, मतलब बहुत हटके ये प्रॉपर्टी, इनमें साइजेस इतने छोटे नहीं मिले, ये कुछ ज्यादा ही छोटा मिला। तो पहले मेंबर का साइज वेरी स्मॉल, इतना छोटा साइज था कि इसको बड़ा मिसफिट हुआ बाकियों के साथ कि ये तो सारे बड़े बड़े हैं, मेरा साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, कंपैरेबल नहीं है, कोई और चीज बाकी सब में है और इसमें नहीं है। वो फिर साइज की वजह से हो गया, जो भी प्रॉपर्टी साइज की वजह से, वो अब नहीं लानी। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो 12th में भी बच्चे इतना करते हैं, मैं उसी गलती की तरफ लेके जाने वाली हूँ। साइज एंड कंपनी गई, और कुछ कहीं और सोच लाओ, कॉन्फ़िगरेशन सोचो। टी, नाइट्रोजन की अगर कोई मुझे कहे कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, फॉस्फोरस की 3s2 3p3, ध्यान देना बच्चों, एक
3D आ तो गया, चाहे खाली है, भरा नहीं जा रहा, लेकिन शुरू तो हो गया आना। फॉस्फोरस ऑनवर्ड्स एवरीबडी हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल। अभी आप लोगों ने एक बात सुनी है थोड़ी देर पहले, खाली जगह का होना बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। चार्ज, खाली जगह का होना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। तो दूसरा पॉइंट, पहला तो ये था, दूसरा पॉइंट लिखिए नाइट्रोजन के लिए, फर्स्ट मेंबर के लिए लिख रहे हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का ना होना, हम यही तो देख रहे हैं। पहले मेंबर को क्या लड़ाई है अपनी फैमिली से? एक लड़ाई है उसका साइज जरूरत से ज्यादा छोटा हो गया, बाकियों का इतना छोटा नहीं हुआ। दूसरी लड़ाई है मेरे पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी पूरी फैमिली के पास खाली डी ऑर्बिटल है। तीसरी लड़ाई उसकी है फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाले सारे मेंबर्स। जब आप आज जाके एनसीईआरटी में या बुकलेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऊपर वाले मेंबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और नीचे के तीनों 2 पॉइंट में ही घूम रहे हैं। यहां 3 में आएगी वैल्यू, यहां 2, ये सारे 2 में घूमते मिलेंगे। तो इसकी एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, तीसरा रीजन, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन 3 वजहों से लेटर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, पहला मेंबर हमेशा एनामोलस बिहेवियर शो करेगा अपने ग्रुप के साथ। ऑल फर्स्ट मेंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड पीरियड, बी इट लिथियम, तभी लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव कूद के निकलेगा, देखना आप, सीजियम से ज्यादा रिएक्टिव निकलने वाला है कुछ टाइम बाद। ऐसे ही आज आपने ऑक्सीजन देखा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में किधर गया ऑक्सीजन? सबसे नीचे गया, एनामोलसली बिहेव कर दिया उसने। तो अब आती है समस्या जो गलती 12th वाले भी हर बार करते हैं, मैं उम्मीद करती हूं आप ना करें। एनामोलस बिहेवियर की वजह है ये तीनों, लेकिन अक्सर आप क्या लिख देते हैं, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बहुत ज्यादा होना भी एनामोलस बिहेवियर है, इसका फला फला प्रॉपर्टी शो करना भी एनामोलस बिहेवियर है। नहीं, वो तो एनामोलस बिहेवियर्स हैं। एनामोलस बिहेवियर्स की वजह पूरे 2 साल ये 3 पॉइंट रहेंगे, बदलेंगे नहीं। एनामोलस प्रॉपर्टी कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट क्यों दिखाता है? ओनली एंड ओनली ड्यू टू दीज 3, नॉट 1, नॉट 2, ऑल 3। एवरीवन क्लियर? तो एनामोलस बिहेवियर के साथ मैंने डायगोनल रिलेशनशिप भी दिखा दिया। इसी वजह से इनका अपने ग्रुप से नहीं बनती, इनका अगले ग्रुप के डायगोनल वाले से बनती है। इसके बाद मेरे पास आ जाता है टिपिकल और ब्रिज एलिमेंट। अगर मैं कई बार कहूं या कोई बड़ा कहे या आप कहें, दिस थिंग इज, मतलब ये तुमने जो किया ना, टिपिकल बॉयज वाला काम किया है या टिपिकल गर्ल्स वाला काम किया है। क्या मतलब होता है इस वर्ड का टिपिकल? व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बॉयज? इतनी गंदी राइटिंग लिखी है, टिपिकली बॉयज, राइट? हम ये कहते हैं, सॉरी बॉयज, इट्स नॉट यूनिवर्सल, बट मैं एक एग्जांपल के लिए कह रही हूं। तो टिपिकल का मतलब क्या है? वेरी वेरी मच एक्सपेक्टेड या ऑब्वियस प्रॉपर्टी। अब अगर मैं आपको कहूं किसी ग्रुप में मैंने एक मेंबर को कहना है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में, तुमने टिपिकली इसी ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करी, ग्रुप 15 की, तो वो टिपिकल कौन आएगा ग्रुप 15 में? ये है मेरे पास ग्रुप 15। कौन टिपिकली इसी ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करेगा? ये तो नहीं करेगा, ये तो एनामोलस शो करेगा। तो आप कमाल की बात देखो, नाइट्रोजन फैमिली है और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज अपनी फैमिली से मैच नहीं कर रही हैं, वो टिपिकल मेंबर नहीं है फैमिली का। टिपिकल कौन है? फॉस्फोरस ऑनवर्ड्स। तो ये मेरे पास है टिपिकल। फॉस्फोरस इज हर ग्रुप का थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट क्या हुआ? टिपिकल एलिमेंट। और सेकेंड पीरियड वाला क्या हुआ? अगले ग्रुप से जोड़ने वाला, दैट इज ब्रिज एलिमेंट हर ग्रुप का, क्योंकि ये अगले ग्रुप के डायगोनल से जोड़ता है, इसीलिए ये ब्रिज। और ये अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज का झंडा उठाए खड़ा है कि हम सारे टिपिकली ये बिहेव करेंगे। इसको कहते हैं टिपिकल एलिमेंट नंबर, पीरियड नंबर 3। गलती क्या होती है, इसको हम लोग बाई चांस पीरियड नंबर 1 लिख बैठते हैं, सोच बैठते हैं, स्टूपिड एरर्स। पीरियड नंबर 1 हाइड्रोजन हीलियम ने घेर रखा है,
उसके बाद पीरियड नंबर 2 ही है, तो सोचो भी मत कि पीरियड टेबल में पीरियड नंबर 1 होता ही नहीं है, सोचो ही मत उसके बारे में, स्टार्ट ही पीरियड 2 से करो। तो समझ आ गया ब्रिज एलिमेंट कौन से और टिपिकल एलिमेंट कौन से और डायगोनल रिलेशनशिप क्या एंड एवरीथिंग क्लियर एवरीवन? पिछली दिखाती पहले लोग ये नोट कर लें जरा एक बार, हो गया नोट? फर्स्ट मेंबर तो यही है ग्रुप का, सेकंड पीरियड में ही तो फर्स्ट मेंबर है ना। मैं कह रही हूँ ना फर्स्ट पीरियड तो तुम भूल जाओ, दुनिया में होता ही नहीं। हाइड्रोजन हीलियम कहीं ले ही नहीं रहे हम, हाइड्रोजन की जगह गलत है और हीलियम नोबल गैस। वैलेंसी क्या होती है बात नहीं हुई, बट ये मान लिया करके आए होंगे। व्हाट इज वैलेंसी? और कोई वैलेंसी क्या होती है किसी की? टेंडेंसी तो नहीं है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम को कितने चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या किसी एटम को कितने एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, उसको कितने छोड़ने हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये मेरे को जाना पड़ेगा पिछली कॉन्फ़िगरेशंस पे, क्लास 10th की कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर मैं आपको कहती हूं किसी की कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों? कार्बन, राइट। 1s2, 2s2, 2p, तो 2,4 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसके वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट। और ऑक्टेट होने के लिए इसको कितनों की जरूरत है? तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 4। अब अगर मैं आपको कहूं 2 and 5 यानी 1s2, 2s2, 2p, 3, चलिए 3 रहने देते हैं, 5 ही रहने देते हैं। क्या वैलेंसी होगी इसकी? इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? वैसे भी देख लो 2p6 पूरा करना है तो इसको 3 ही चाहिए, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3। ऐसे ही अगर मैं यहां पर आपको देती 2 and 6 ऑक्सीजन, वैलेंसी कितनी? इलेक्ट्रॉन्स रनिंग शॉर्ट इन ऑक्टेट इज वैलेंसी। लेकिन अगर मैं आपको देती 2 and 1, तो नियरेस्ट नोबल गैस, ऑक्टेट के बजाय क्या होता है? नियरेस्ट नोबल गैस। तो इसको मांगने नहीं है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है। ये कौन लिखा है मैंने? शायद लिथियम। इसकी वैलेंसी क्या होगी? ये निकाल दो, मैं नोबल गैस पे पहुंच जाऊं। तो वैलेंसी पूरे पीरियड में, ध्यान देना इधर, 1, 2, पूरे पीरियड की बात कर रही हूँ, दूसरे तीसरे पीरियड की। चौथे पीरियड पे वैलेंसी खत्म ही हो जाती है, बात ही खत्म हो जाती है, कुछ और बात आ जाती है। 1, 2, 3, 4, उसके बाद 3, 2, 1, 0। वैलेंसी कभी इंक्रीज नहीं होती है क्रॉस द पीरियड। अच्छा, डाउन द ग्रुप दक्ष और नमन, वैलेंसी का क्या होगा? सेम होगी भाई, कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। एक ही प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप सेम रहती है, सिर्फ एक, वैलेंसी। बाकी कोई प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप सेम रह ही नहीं सकती, क्योंकि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वैलेंसी सेम रहेगी। बाइनरी कंपाउंड्स आज मैं बहुत करा चुकी, इसलिए मैं ले नहीं रही, बट फिर भी बता दूं क्या था जो मैंने सोचा था। दो चीजों का मिलके कंपाउंड बनना क्रिस क्रॉस करके उनके चार्जेस को, दैट इज इट्स बाइनरी कंपाउंड। वो आज मैंने ऑक्साइड्स में मौका ढूंढ लिया और वहीं चार्जेस भी करा दिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।